अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 8 का टॉपिक क्रब साइकिल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया था, जिसमें ये देखा था कि किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और वो किस तरह से पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और कौन कौन से हमारे पास हायर एनर्जी प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है कि क्रब साइकिल क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का दूसरा मैकेनिज्म क्रब साइकिल हमने डिस्कस करना है। सो क्रब साइकिल जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हैंस क्रब ने डिस्कवर किया था। उसने ये कहा था कि जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, तब पायरुविक एसिड जो है वो मूव कर जाता है साइटोप्लाज्म से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। वहां पे जाके एसिटाइल कोएंजाइम्स के साथ जो है वो रिएक्शन करता है और एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से जब पायरुविक एसिड बन जाता है तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो वहां से मूव करता है किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब मूव करता है, ये देखो कैसे, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये क्या है उसका सारा साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगी, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, गोल्गी बॉडीज भी। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो यहाँ से पायरुविक एसिड मूव कर जाता है इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मूव करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता क्रब साइकिल में, वो किस में चेंज हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम आता है, उसको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड को, और फिर वो जो एसिटाइल कोए है वो आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे पास हो कहाँ पे रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, NADH रिलीज होता है और इसके अलावा FADH2 भी रिलीज होता है। ये जो है हमारे पास हायर एनर्जी प्रोडक्ट्स जो है NADPH, ATP और इसके अलावा FADH2 जो कि इस साइकिल से हमें मिलेंगे, साइकिल से रिसीव होंगे। तो अब हम चलते हैं इस साइकिल की तरफ, तो देख लेते हैं कि किस तरह से पूरा साइकिल जो है वो रन करता है। पायरुविक एसिड सबसे पहले कोएंजाइम के साथ मिलता है, एनर्जी को क्या करता है, NAD जो है वो रिडक्शन हो जाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज होती है और एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो बन जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब ऑक्सैलो एसीटेट इस रिएक्शन से आ रहा होता है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम इस ऑक्सैलो एसीटेट के साथ या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलता है और कन्वर्ट होता है इनटू सिट्रिक एसिड या सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें से कोएंजाइम जो है वो रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। फिर उसके बाद इसमें से सिट्रिक एसिड जब आगे रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन होता है, उसकी कार्बोक्सिलेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, तो आगे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, NADH जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास रिलीज होता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, कीटोग्लूटारेट या कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाता है। 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, 6 से 5 बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो गया, तो कितने बचे बाकी? 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो बन जाता है। फिर उसके बाद कीटोग्लूटारेट के बाद दोबारा से इसकी क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है, NAD जो है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH और हमारे पास क्या बनता है, सक्सिनाइल कोए बनता है। अब यहाँ पे देखें कि सक्सिनाइल कोए बनता है तो कोएंजाइम दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करता है, दोबारा से इसके अंदर एंटर होता है और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकल जाता है तो यहाँ पे कितने 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो बनता है, जिसको सक्सिनाइल कोए कहा जाता है। अब ये जो सक्सिनाइल को है ये क्या है, हायर एनर्जी कंपाउंड है, ये टूटता है, इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, जब ये टूटता है इसमें से कोएंजाइम भी निकलता है इसमें से,
एनर्जी भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये बन जाता है सक्सेनिक एसिड या सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद सक्सीनेट जो है वो दोबारा से एक हायर एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज करता है, जिसको क्या कहा जाता है, FADH2। ये FADH2 जो है रिलीज होता है और क्या बनता है, फ्यूमेरिक एसिड बनता है। फ्यूमेरिक एसिड में से या फ्यूमेरेट से दोबारा यहाँ पे क्या होता है, वाटर की एंट्रेंस होती है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर की एंट्रेंस होती है। वाटर जब एंटर होता है तो मैलिक एसिड बनता है, लेकिन कार्बन अब कहीं पे रिलीज नहीं हो रहे, तो सारे जो है वो क्या है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। 4 कार्बन कंटेनिंग जो है वो कंपाउंड है सारे। फिर उसके बाद हमारे पास मैलिक एसिड बनने के बाद जब ये दोबारा से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, तो यहाँ पे दोबारा से क्या होती है, रिडक्शन होती है, जिसकी वजह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो कितने पायरुविक एसिड निकलते हैं, 2 पायरुविक एसिड निकलते हैं। तो इस क्रब साइकिल में 1 पायरुविक एसिड यूटिलाइज हुआ है, तो उस 1 पायरुविक एसिड के यूटिलाइजेशन से हमारे पास कितने NADH बने हैं, कितनी ATPs बनी हैं, कितने FADH2 जो है वो बने हैं हमारे पास। यहाँ पे देखें, एक NADH यहाँ बना है, एक यहाँ पे बना है, 2 एक यहाँ पे बना है, टोटल 3 जो है वो NADH हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। चौथा जो है वो हमारे पास यहाँ बनता है जब क्या हो रही होती है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो बन रहा होता है। फिर उसके बाद FADH2 कितने बने, एक ही बना है, ATP भी एक ही बना है। तो जब ये साइकिल दोबारा से रन करेगा तो दोबारा यही प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसका मतलब ये है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। जब ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है तो 2 दफा क्रब साइकिल चलता है, क्योंकि एक पायरुविक एसिड यूज होता है, फिर उसके बाद दूसरा पायरुविक एसिड यूज होता है। जब 2 क्रब साइकिल चलते हैं तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरे का पूरा एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। अब यहाँ पे टोटल कितने NADH बनते हैं, 6 जो है, 2 दफा क्रब साइकिल चलने से 6 NADH बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं और 2 ही ATP के मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ये MCQs जो है वो आ सकता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटने से जो पायरुविक एसिड रिलीज होते हैं उसमें से कितनी एनर्जी के जो है हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स या हायर कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो रिलीज होते हैं। तो उसमें से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स, 2 FADH2 और इसके अलावा हमारे पास टोटल 6 NADH जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये हमारे पास टोटल हायर एनर्जी कंपाउंड्स हैं या हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि आगे फिर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो रन होती है और वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के किस हिस्से में रन होती है, फिर आगे माइटोकॉन्ड्रिया के ये हमारे पास जो क्रिस्टी है यहाँ पे जाके रन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो रन होती है और उसके बाद ये हायर एनर्जी कंपाउंड जो है इनको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इनको यूटिलाइज किया जाता है फंक्शनिंग के लिए, मैकेनिज्म के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए। सेल जो है वो एनर्जी गेन करता है और फिर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं पूरी बॉडी के। सो इस तरह से इस मैकेनिज्म होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसमें आपको पूरा क्रब साइकिल बताया। अब ये 9th क्लास में ये क्रब साइकिल में ये जो हमारे पास सारे के सारे कंपाउंड बने हैं इनको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है। ये आपको समझाने के लिए जस्ट यहाँ पे राइट किए हुए हैं कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं और किस तरह से कार्बन की अमाउंट जो है वो कम होती है और किस तरह से ये एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एज इट इज बस 9 की बुक में ये चीज बनी हुई है और उसके बाद ये साइकिल में ये चीजें मेंशन नहीं है। डायरेक्ट एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड जो है वो ही मेंशन किए हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिलीज होती है ये मेंशन की हुई है। सो आपने वैसे ही राइट करना है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।